हाँ जी भाई बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में बेटा हमने ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 की असाइनमेंट शुरू करी थी और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे एंड हमने इनको 45 तक क्वेश्चंस को बेटा हमने क्या कर लिया था बेटा, डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा 46th क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल अर्थ के सरफेस पर, और दूसरा स्टोन जो है वो साथ ही थ्रो किया जाता है फ्रॉम द सेम हाइट। हमें बेटा स्टोन के मासेस भी नहीं पता और हमें उनकी वेलोसिटी भी नहीं पता। कहते हैं विच स्टोन वुड रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड व्हाई। तो बेटा इसका आंसर है बोथ द स्टोन्स will reach the ground at same time as acceleration due to gravity for earth is same। सिंस बेटा g की वैल्यू जो है बेटा वो सेम है, इसलिए दोनों स्टोन जो है वो सेम टाइम पर बेटा अर्थ के सरफेस पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ऐसे ही बेटा 47th क्वेश्चन कहता है, सपोज ग्रेविटी अर्थ की एकदम से जीरो हो गई, खत्म हो गई। कहते हैं देन इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी अफेक्ट्स इट। तो बेटा ऐसे केस में मून किस डायरेक्शन में मूव करेगा? मून, वेरी गुड, विल स्टार्ट मूविंग tangentially straight line away from us, tangentially in a straight line away from us। तो बेटा अगर ये अर्थ है और ये मून है, ये मून ऐसे आ रहा था, यहां से अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो गई, तो बेटा ये मून सीधा सीधा अर्थ से दूर जाने लग जाएगा, है ना। इसे कहते हैं टेंजेंशियली, बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप फ्रॉम टू एरोप्लेन्स, वन अबव द इक्वेटर एंड द अदर अबव द नॉर्थ पोल, बोथ एट सेम हाइट। मतलब हाइट दोनों की सेम है, एक इक्वेटर से गिर रहा है और एक नॉर्थ पोल से गिर रहा है। Assuming all conditions are identical, will those packets take same time to reach the surface of the earth? Justify your answer। बेटा हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे g की वैल्यू जो है बेटा क्या होती है, सेम होती है ना। तो बेटा पर नॉर्थ पोल पे से ज्यादा नहीं होती। ओ सॉरी बेटा, मैंने यही बोला कि g की वैल्यू जो है, मैंने ये बोलना था कि g की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, दोनों साइड्स पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट होती है, माय मिस्टेक, ठीक है। तो बेटा इस वजह से दोनों की हाइट सेम है ना। तो g की वैल्यू पोल पे ज्यादा है, तो बेटा पोल पर जो पैकेट है वो जल्दी गिरेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस value of g is greater at poles, therefore packet will fall
faster or quicker at poles than on इक्वेटर। बेटा हाइट तो सेम है लेकिन जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा है, इसलिए बेटा पैकेट जो है वो अर्थ की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, इसलिए वो जल्दी अर्थ की तरफ गिरेगा। आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या आता है। 49th क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, एम एंड आर। तो बेटा जी, एम एंड आर की टर्म्स में हमको एवरेज डेंसिटी बेटा अर्थ की निकालनी है। तो बेटा मैं इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ये देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। अब देखिए बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है। अच्छा, अब जी की वैल्यू जो है बेटा वो क्या होती है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा इसी से हम अर्थ का मास निकाल लेते हैं। तो बेटा वो क्या आ जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। और बेटा इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है। ऑल्सो वॉल्यूम अर्थ की बेटा क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो बेटा वो क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगी बेटा वॉल्यूम अर्थ की। तो इस वॉल्यूम को हम बेटा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, 3/4 पाई आर क्यूब। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाता है बेटा। आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया, आर क्यूब। तो बेटा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला डेंसिटी का क्या आ जाएगा बेटा, 3 × G/4 पाई आर जी। तो बेटा इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्लैनेट की या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की डेंसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। राइट, तो हम अभी इसको कॉपी कर लेंगे। हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, वो क्या पूछ रहे थे, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 50th। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशनल ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। ऐसा क्यों है। तो जरा बेटा इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम वापस अपनी शीट पे चलते हैं बेटा और देखते हैं यहां पर। ये देखिए बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये है सन और बेटा ये हो गया अर्थ। अब अर्थ जो है बेटा वो सन के आगे पीछे जो है वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। नाउ अब होता क्या है कि अर्थ जो है वो सन की तरफ खींचा चला आता है, किसकी वजह से बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है। और अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटा, वो उसको बाहर की तरफ भेजता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बेटा क्या हो जाते हैं, इक्वल और बैलेंस। तो बेटा तब अर्थ जो होता है वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व करने लग जाता है। कहते हैं व्हेन, नो व्हेन से हम शुरू नहीं करेंगे, हम और अच्छे तरीके से बेटा शुरू करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन attracts earth towards itself, whereas centripetal force of earth
keeps it away from sun. When or since these two forces balance each other, then Earth or any celestial body starts revolving around सन और प्लैनेट। तो बेटा किसी भी सेंट्रल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है और उस रिवॉल्विंग बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचता है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो बेटा कोई बॉडी जो होती है किसी या कोई प्लैनेट जो है वो सन के आगे पीछे घूमने लगता है, या कोई सैटेलाइट जो होती है वो प्लैनेट के आगे पीछे रिवॉल्व करने लगती है। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की। कहता है हाउ डज द वेट एक ऑब्जेक्ट का वेरी करेगा उसके मास और रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्टिव। इन अ हाइपोथेटिकल केस अगर डायमीटर अर्थ का हाफ हो जाए एंड उसकी प्रेजेंट वैल्यू से और उसका मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाए उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, then how would the weight of any object on the surface of earth will be affected। तो बेटा वो कह रहा है डायमीटर हाफ हो जाए, ठीक है, और मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाए। तो बेटा हम चलिए दोबारा वापस चलते हैं, इसी में करने की कोशिश करते हैं। बेटा जो नया डायमीटर है वो पुराने डायमीटर के बेटा हाफ है, इसका मतलब हो गया जो नया रेडियस होगा बेटा वो भी पुराने रेडियस के बेटा क्या हो जाएगा हाफ, और जो नया मास है वो पुराने मास के बेटा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस। और बेटा बात करते हैं किसकी, वेट की उन्होंने बात करने को पूछा है। तो बेटा नया वेट जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, m is the mass of the body। बेटा m क्या है, m is mass of object जो अर्थ के ऊपर है, और बेटा ये क्या हो जाएगा नया g, है ना। तो नई ग्रेविटी जो है अर्थ के ऊपर बेटा क्या होगी। तो बेटा अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो बेटा नया मास जो ऑब्जेक्ट का मास है वो तो वैसे ही रहेगा, और g का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, g का फॉर्मूला होता है gm/r²। तो बेटा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, नया मास आ गया m', और बेटा नया r आ गया r', उसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। आगे देखते हैं बेटा मास ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, g की वैल्यू सेम रहेगी, नया मास 4 टाइम्स हो गया, राइट, और जो रेडियस है बेटा वो कितना हो गया r/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है बेटा m इतना ही हो गया, ठीक है, प्लस ये आ गया g इंटू 4m डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा बेटा r²/4। इस 4 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बेटा हमारे पास m इंटू बेटा ये कितना आ जाएगा 16 इंटू gm/r²। और बेटा इससे मुझे पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट का नया वेट है बेटा वो कितना हो जाएगा
वो हो जाएगा 16 टाइम्स। तो जो नया वेट है ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ m इंटू जी ऑफ अर्थ। और हम बेटा कह सकते हैं नया वेट विल बी 16 टाइम्स वेट ऑफ पुराना वाला वेट, जो मास होगा उस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के ऊपर है। तो अगर अर्थ का मास 4 टाइम्स हो जाता है और अर्थ का रेडियस आधा हो जाएगा, तो उसी ऑब्जेक्ट का मास 16 टाइम्स ज्यादा हैवी हो जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 52। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन? कहता है हाउ डज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा अगर हम 52 की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and force of attraction inversely depends upon square of distance between them। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिस इज हाउ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मास एंड डिस्टेंस। फिर वो कहता है अ स्टूडेंट थॉट कि दो ब्रिक्स टाइड टुगेदर जल्दी नीचे गिरेगी एज कंपेयर टू अ सिंगल ब्रिक अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, यस और नो? तो आंसर इज नो। बोथ केसेस bricks will fall at same time as value of acceleration due to gravity will be same for both and does not depend on mass of falling objects। तो वो गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो तो सिर्फ डिपेंड करती है कि किस सेलेस्टियल बॉडी, किस प्लैनेट या किस बड़े ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट जो है वो गिर रहे हैं। गिरते हुए ऑब्जेक्ट के मास और साइज पे वो डिपेंड नहीं करते। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 53rd क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हम इसको इसी पेज पे नीचे सॉल्व कर लेंगे। कहते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं मासेस m1 m2 के, जिनका साइज सेम है और वो ड्रॉप किए जाते हैं साइमल्टेनियसली हाइट h1 और h2 रिस्पेक्टिव से। कहते हैं उनके रेशियो ऑफ टाइम निकालिए, कितनी जल्दी वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो आपको पहले तो इनका रेशियो ऑफ टाइम निकालना है और उसके बाद क्या ये रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, फिर आगे का पार्ट आ जाता है। तो हम बात करते हैं 53rd क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास आ गया 53rd क्वेश्चन। अब बेटा ऑब्जेक्ट m1 है और वो किस हाइट से गिर रहा है h1, और एक ऑब्जेक्ट है m2, बेटा वो किस हाइट से गिर रहा है h2 से गिर रहा है। तो उनको ड्रॉप किया गया है, तो बेटा u1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और बेटा इनिशियल वेलोसिटी u2 भी बेटा क्या हो जाएगी 0। तो बेटा h1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा u1 t प्लस हाफ जी टी 1 का स्क्वायर, और बेटा ऐसे ही h2 क्या आ जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी
टाइम 2 प्लस हाफ जी टी 2 स्क्वायर। तो बेटा h1 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर टी वन स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसमें t1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2h1 अपॉन जी अंडर रूट। ऐसे ही अगर मैं बेटा t2 का रेशियो निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू h2 अपॉन जी इसका स्क्वायर। अगर मैं t1 अपॉन t2 का रेशियो निकालता हूं तो 2h1g होल अंडर रूट, और बेटा ये कितना आ जाएगा 2h2g होल अंडर रूट। अब देखो बेटा इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2g कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2g कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो देखेंगे t1 और t2 का बेटा वो कितना आ जाएगा h1 और h2 का। तो जो रेशियो उनके टाइम का होगा वही रेशियो जो है बेटा उनके हाइट्स का भी होगा। देयरफॉर द रेशियो ऑफ टाइम taken by them to drop from height to them to drop from height is same as ratio of their heights। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर। इसी क्वेश्चन का बेटा एक और पार्ट भी है, जरा वो पढ़ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ये है क्वेश्चन का अगला पार्ट जो वो हमसे पूछ रहे हैं कि कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट हॉलो है और दूसरा जो है वो सॉलिड है, ये एक पार्ट हो गया, और दोनों ऑब्जेक्ट हॉलो है लेकिन साइज उनके सेम रहते हैं ईच केस, तो क्या रेशियो में कुछ बदलाव आएगा? तो बेटा इसका आंसर इज नो। उनके रेशियोज में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं आएगा। तो बेटा इस पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, ए एंड बी पार्ट का? तो जरा ये देखिए, इन केस ऑफ ए एंड बी द रेशियो ऑफ टाइम एंड हाइट will remain same as value of g is fixed and does not depend on the mass or size of falling object। तो गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका मास और साइज पे जो है वो वैल्यू जो है बेटा वो डिपेंड नहीं करती, इसलिए रेशियोज जो है वो क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे सारे केसेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं बेटा इस चैप्टर के। तो कुछ न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल है 54, कहता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10, व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ? तो बेटा 54th क्वेश्चन में वेट ऑन अर्थ बेटा क्या हो जाएगा, मास इनटू जी ऑन अर्थ। मास कितना हो गया 10, और बेटा अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया 98 न्यूटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा 53rd क्वेश्चन की। कहते हैं शो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। तो बेटा हम इसकी बात करते हैं। तो 53rd क्वेश्चन हमें करना है। हम इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास स्पेस है। तो बेटा हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 53
थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे उन्होंने पूछा है वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ का बेटा वो कह रहे हैं रेशियो निकालना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी ऑफ मून अपॉन m इंटू जी ऑफ अर्थ। तो बेटा अगर हम ये देखते हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो बेटा कैंसिल ही हो गया, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, g ऑफ मून अपॉन g ऑफ अर्थ। तो बेटा वेट ऑफ ऑन मून ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, g का फॉर्मूला दैट इज g इनटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिपेंडेंट इन डिवाइडेड बाय इनटू g इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। अब हम अगर और देखते हैं तो g से g कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू रेडियस अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास किसका बेटा, अर्थ का। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो हमको दे रखी है। तो बेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब हमें बेटा क्या चाहिए, मून का मास चाहिए और मून का रेडियस चाहिए। तो हम ऊपर चलते हैं और इन वैल्यूज को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर हमें मून का मास दे रखा है ना, 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg, और रेडियस दे रखा है मून का 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 एंड 1 ये देखिए ना बेटा यहाँ पर हमको दे रखा है मून के बारे में। ये मून का मास है 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 और बेटा मून का रेडियस है 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर नीचे प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। तो बेटा मून का मास कितना दे रखा है, 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 डिवाइडेड बाय रेडियस 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 6 का बेटा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे ही हमें अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास चाहिए। तो बेटा हम वापस जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे और हम देखते हैं बेटा अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास कितना दे रखा है। ये देखिए बेटा 5.98 इंटू 10 टू दी पावर 24 ये अर्थ का मास हो गया, एंड रेडियस कितना दे रखा है 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो 5.98 10 टू दी पावर 24 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो हम वापस चलते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, तो अर्थ का रेडियस कितना दे रखा है बेटा 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10 टू दी पावर 24। अब देखो बेटा जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं हम उनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो बेटा ये कितना आ गया 7.36 6.37 6.37 into 10 to the power 22 into 10 to the power 12 divided by ये कितना आ जाएगा बेटा 1.76 into 1.76 into 5.98 into 10 to the power 12 into 10 to the power 24। अब देखिए बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 12 10 की पावर से कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 2। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो 7.36 6.37
इंटू 6.37, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.76 इंटू 1.76 इंटू 5.98 इंटू 10⁻²। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी आ जाती है, 1/6 आ जाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वलेंट टू 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। और इसका रीजन भी आपको पता ही है, रीजन क्या है, बिकॉज जी ऑफ मून जो होता है बेटा वो 1/6 टाइम बेटा कितना होता है, जी ऑन अर्थ। तो बेटा इससे हमने 54 और बेटा 55th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। आई बिलीव नंबरिंग थोड़ी सी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो दिस इज विच क्वेश्चन, 55। तो 54 एंड 55th क्वेश्चन जो है वी हैव डन। दिस नंबरिंग इज 55। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। वो क्या कहता है, कहते हैं इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज कैलकुलेटेड, हिम इज आउट टू बी 100 न्यूटन। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल वो 100 न्यूटन आ रहा है। हाउ शुड द डिस्टेंस between the two bodies be changed so that the नया फोर्स becomes 25 टाइम्स। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे चेंज होगा ताकि फोर्स जो है बेटा वो कितना बन जाए, 25 टाइम्स बन जाए। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं 56 क्वेश्चन की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। 56 क्वेश्चन। अब बेटा जो पहला फोर्स है F1 बेटा वो कितना है, 100 न्यूटन। और जो दूसरा फोर्स है F2 बेटा वो कितना आ रहा है, 25 न्यूटन। अच्छा याद रखना मासेस दोनों के लिए सेम है। नाउ अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाता है। तो बेटा अगर हम एक्चुअली देखें तो कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है बेटा दोनों केसेस में सेम है, तो बेटा जवाब ये आता है कि g की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, m1 m2 की वैल्यू सेम है। अगर g m1 m2 दोनों के लिए सेम है तो बेटा चेंज क्या हो रहा है, फोर्स इनटू आर स्क्वायर। तो बेटा दोनों के लिए ये चीज क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट। देयरफॉर अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, F2 इंटू R2 स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा कैसे चेंज हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। F1 की वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना हो गया, R1 स्क्वायर। और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 25। और बेटा ये क्या हो गया, R2 स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर की बात करूं तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 100 जो कैंसिल होके ये आ गया। तो इसका मतलब है R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2। इसका मतलब है बेटा जो नया डिस्टेंस है वो ट्वाइस बेटा क्या हो जाएगा, पुराने डिस्टेंस के। तो अगर फोर्स 4 टाइम कम हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, है ना, तो इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो डबल टाइम बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है पुराने डिस्टेंस के कंपैरेटिवली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये है 57th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर मास ऑफ अर्थ इज डबल एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ। तो बेटा देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा कैसे बदलती है। अब जो नया मास है बेटा वो, ये हो गया 57th क्वेश्चन, वो क्या हो गया? डबल हो गया, तो डबल ऑफ पुराना मास, ठीक है। और जो नया रेडियस है बेटा वो पुराने रेडियस के क्या हो गया? हाफ। तो जो नया जी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब जी तो वही है, नया मास कितना हो गया? 2m, और बेटा नया रेडियस जो है वो बेटा क्या हो गया? हाफ हो गया उसका स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया? g इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा हमें पता लगा नया g जो है वो कितना आ रहा है? 8 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि बेटा जो नया जी है वो पुराने जी के कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, अगर हम इतना कर लेते हैं बेटा। नाउ इसी में बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन हमारे पास जगह है। कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी जिसका वेट बेटा कितना है? 9.8 न्यूटन। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा जी की वैल्यू जो है आपको कितनी लेनी है ये, तो जरा देखो बेटा, आपको वेट जो है बेटा वो कितना दे रखा है? 9.8। तो बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू जी। तो बेटा मास कितना आ जाएगा? वेट अपॉन जी। वेट कितना हो गया? 9.8, जी उन्होंने कहा है 9.8 लेना है, तो बेटा मास हमारे पास कितना आ गया? 1 kg। ठीक है। अब वो कहते हैं फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेटा क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन। मास कितना हो गया बेटा? 1 kg। तो बेटा ये कितना आ गया? 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया हमारा 57 और 58 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा आता है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहता है? कहता है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी इतना। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड आ गए, जी की वैल्यू ऊपर फेंका है, तो बेटा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। बेटा क्या निकालना है हमें? हाइट निकालनी है रीच्ड बाय द स्टोन एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो बेटा h क्या आ जाएगा? पहले हम बात करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो बेटा टाइम निकाल लेते हैं, v माइनस यू अपॉन जी। तो बेटा टाइम कितना आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा मैक्सिमम हाइट पे, और u कितना आ गया? 40। g की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? -10। टाइम बेटा कितना आ गया? 4 सेकेंड्स। अब हम बेटा क्या निकालेंगे? हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू बेटा 40 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू बेटा 4 का स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा बेटा? 160 माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा 5, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा? 80। अब देखो बेटा टोटल डिस्टेंस बेटा कितना कवर करेगा? एक टाइम ऊपर जाने में, एक टाइम नीचे आने में। तो बेटा 80 प्लस 80 कितना हो गया? 160 मीटर। और बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी?
वो आ जाएगी बेटा 0। क्यों? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कर लीजिए कॉपी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 60। It says a particle is dropped from a tower 180 मीटर हाई। तो बेटा हाइट कितनी हो गई? 180 मीटर। उसको ड्रॉप किया गया है। जी की वैल्यू हमें 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेनी है और ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड होती है। कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो बेटा पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है? हम वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो u नहीं, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है हमें, तो बेटा हमको ये इक्वेशन नहीं लगानी है। तो सबसे पहले पार्ट में हम इक्वेशन क्या लगा रहे हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और बेटा वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 बेटा इंटू कितना आ गया? 180 मीटर। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई? 3600। तो v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 60 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ अब हमें देखना है बेटा टाइम निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन जी। तो बेटा ये कितना आ गया? 60 माइनस 0 अपॉन कितना आ गया बेटा? 10। तो बेटा टाइम कितना आ गया हमारे पास? 6 सेकेंड्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें थोड़ी सी पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। An object is dropped from rest at a height of 150 मीटर। तो बेटा h1 कितना दे रखा है? 150 मीटर। और उसको ड्रॉप किया गया है। तो बेटा ये क्या हो गया? 0 मीटर्स पर सेकेंड। और g की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। इस बार हमारे पास दूसरी हाइट जो है बेटा वो कितनी है? 100 मीटर। इसको भी ड्रॉप किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स और g की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो बेटा हमारे पास टाइम कितना दे रखा है बेटा? t1। 2 सेकेंड्स के बाद हमें पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। और बेटा ऐसे ही यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स के बाद हमें पता लगाना है कि उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो बेटा अब ये देखो बेटा h1 इज इक्वल टू तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस gt1। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 प्लस 10 इंटू 2। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। इससे अब हम निकालेंगे बेटा उसने हाइट कितनी कवर करी। तो बेटा हाइट हमारे पास कितनी निकल आएगी 2 सेकेंड्स के अंदर? तो इट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20 माइनस 0
अपॉन 2 इंटू 10, तो बेटा हाइट कवर्ड कितना हो गया 20 मीटर। हाइट कवर्ड इज कितना 20 मीटर। अब भाई इसी तरीके से हम बेटा इस केस में भी निकाल लेंगे। तो बेटा V2 इज इक्वल टू U2 प्लस GT2, तो इसमें भी बेटा ये आ गया 0, ये आ गया 10 इंटू 2, तो बेटा V2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, और इसमें भी हाइट कवर्ड कितना आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2G, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 10, तो बेटा ये भी हाइट कितना आ गया 20 मीटर्स आ गया। तो हाइट कवर्ड कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो बेटा स्टोन 1 will be 130 meter above the ground, whereas stone 2 will be 80 meter above the ground। क्योंकि दोनों ने सेम हाइट कवर करी है, तो बेटा सेम डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर 20 मीटर, तो बेटा ग्राउंड से उनकी हाइट जो है वो अलग अलग रहेगी क्योंकि दे हैव सेम एक्सेलरेशन। कहता है हाउ डज द डिफरेंस इन द हाइट वेरी विद टाइम, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, द डिफरेंस इन हाइट will remain same with time। क्यों? as G is same, तो G की वैल्यू सेम होने की वजह से डिस्टेंस उनका बेटा क्या रहेगा सेम रहेगा। Let us see the last question of this chapter, question number 62। कहते हैं weight of any person on the moon is 1/6 that of on earth। तो बेटा weight on moon is 1/6 the weight on earth। कहते हैं he can lift a mass of 15 kg on earth। तो बेटा weight on earth बेटा कितना आ जाएगा mass इंटू जी ऑन अर्थ, मास कितना आ गया बेटा 15 kg, लेट अस टेक जी की वैल्यू बेटा कितनी 10, तो बेटा 150 न्यूटन का वेट अर्थ पे उठाया जा सकता है। कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम मास व्हिच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द पर्सन ऑन द मून, देयरफॉर बेटा अब वो कह रहे हैं कि वेट ऑन अर्थ वेट ऑन मून के बराबर आ गया, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू जी ऑफ मून, तो बेटा ये कितना रहेगा 150, ठीक है, ये बेटा कितना आ जाएगा मास निकालना है, और जी ऑफ मून बेटा कितना आ जाएगा 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, तो बेटा मास कितना आ गया 150 इंटू 6 अपॉन जी ऑफ अर्थ, तो बेटा ये कितना आ गया 150 इंटू 6 अपॉन 10, तो बेटा 6 5 30, तो 90 kg का मास 6 5 30 80, 90 kg का मास जो है मैक्सिमम बेटा मून पे उठाया जा सकता है। तो यहां पर हमारी असाइनमेंट इस चैप्टर की खत्म हो जाती है।